तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे क्लास 8 के विज्ञान का 13वां अध्याय प्रकाश के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे किस ज्ञानेंद्रिय से हम संसार को देख पाते हैं, वस्तुओं को दृश्यमान कौन बनाता है, प्रकाश के परावर्तन के कौन से नियम हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या है, नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या है, बहुप्रतिबिंब कहने का क्या अभिप्राय है, बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप क्या है, हमारे नेत्रों की संरचना कैसी है, आप नेत्रों की देखभाल किस प्रकार करते हैं, ब्रेल पद्धति कहने का क्या तात्पर्य है। इसके अलावा कई सारे बिंदुओं को हम जानेंगे। तो चलिए आज का यह अध्याय हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेंगे पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा। पृथ्वी पर उपस्थित पदार्थ छोटे छोटे कणों द्वारा निर्मित हैं। इन्हें परमाणु कहते हैं। ये पदार्थ वैसे तो उदासीन अवस्था में हैं जब तक उन्हें आवेशित न किया जाए। कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। एक परमाणु के संघटक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की प्रवृत्ति धनात्मक तथा इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। पदार्थों में आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेशित होती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात ऋण की संख्या ज़्यादा होने पर ऋणात्मक आवेश तथा धन की संख्या ज़्यादा होने पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। आसमान से गिरने वाली बिजली इसी आवेश के कारण होती है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऋणात्मक आवेश ज़्यादातर कंघी, बैलून, स्ट्रॉ, सिल्क कपड़ा, पॉलीथीन, रबड़, पॉलिएस्टर में होता है। धनात्मक आवेश ज़्यादातर ग्लास रॉड, अम्बेर, रिफिल, ऊन, बाल, हवा में होता है। संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अन्य अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष तथा उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा, तारे को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही हम इस पृष्ठ पर छपे शब्दों तथा वाक्यों को देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? अब हम जान लेंगे वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को तब हम देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे या प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है।
क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आइए ज्ञात करें। परावर्तन के नियम। क्रियाकलाप 13.1। किसी मेज या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की एक सीट लगाइए, एक कंघा लीजिए और इसके बीच के एक दांते को छोड़कर सभी खुले स्थानों को बंद कर दीजिए। इस कार्य के लिए आप काले कागज की एक पट्टी प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज की सीट के लंबवत पकड़िए। एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए। टॉर्च तथा कंघे के थोड़ी दूर से समायोजन के पश्चात आप कंघे के दूसरी ओर कागज की सीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण देखेंगे। कंघे तथा टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए। प्रकाश किरण के गमन पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। आप क्या देखते हैं? जैसा आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरे दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बच्चों, याद रखिए, प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण या पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित तथा परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। याद रखिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए। प्रेक्षणों को सारणी 13.1 में लिखिए, जैसा कि आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ अभिलंब को खींचने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ आपको परावर्तन कोण, आपतन कोण और अभिलंब तीनों ही एक रेखा में आपको दिखाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों और चलते हैं सारणी 13.1 में। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण यानी आने वाली रेखाएं और परावर्तन कोण यानी परावर्तित या टकराने के बाद किरणें जो वापस चली जाती हैं। आपतन कोण यदि 30 डिग्री का होता है तो याद रखिए परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। आपतन कोण यदि 60 डिग्री का होता है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का ही होगा। यानी आने वाली रेखाएं जिस कोण से आती है उसी कोण में वह परावर्तित भी हो जाती हैं। क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं?
यदि यह क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में एक है। आइए परावर्तन से संबंधित एक और क्रियाकलाप करें। यहाँ बूझों के मन में कुछ सवाल आता है। चलिए जानते हैं। यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होगा? इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 13.1 को दोबारा कीजिए। इस बार किसी सख्त कागज की शीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। शीट मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकलती हुई होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग के बीच में से काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। क्या आप अभी भी परावर्तित किरण देख पाते हैं? कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जैसा बच्चों आपको इस दो चित्र में दिखाया गया है, जहां आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, यहां आप देख पा रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में मौजूद हैं। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित है। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते। यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। पहेली तथा बूझों ने उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य को प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग करके कक्ष के बाहर किए। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों, इन क्रियाकलापों को किरण वर्णरेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। यह उपकरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहेली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। क्या प्रतिबिंब सीधा था अथवा उल्टा? क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी? क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था? आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में कुछ और अधिक समझें। क्रियाकलाप 13.3 समतल दर्पण PQ के सामने एक प्रकाश स्रोत O रखा गया। दर्पण पर दो किरणें OA तथा OC आपतित हो रही है।
क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? समतल दर्पण PQ के पृष्ठ के बिंदुओं A तथा C पर अभिलंब खींचिए। फिर बिंदुओं A तथा C पर परावर्तित किरणें खींचिए। आप इन किरणों को कैसे खींचोगे? परावर्तित किरणों को क्रमशः AB तथा CD से निरूपित कीजिए। इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए। क्या ये मिलती हैं? अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाइए। क्या अब ये मिलती हैं? यदि ये मिलती हैं तो इस बिंदु पर I अंकित कीजिए। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित पर किसी दर्शक के नेत्र बिंदु I से आती प्रतीत होगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में I पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। याद रखें, जैसा आप इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब हम जान लेंगे नियमित तथा विसरित परावर्तन के बारे में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। कल्पना कीजिए कि चित्र 13.6 में दर्शाए अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। याद रखिए, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं। विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए इन नियमों का उपयोग कीजिए। क्या ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं? आप पाएंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं, जैसा 13.7 में दिखाया गया है। जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं। यहाँ अनियमित पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणें हैं। किरणें समांतर हैं, याद रखिए, लेकिन ये पृष्ठ ये अनियमित है। यहाँ भी किरणें समांतर ही हैं और पृष्ठ अनियमित होने के कारण यहाँ परावर्तन भी अनियमित रूप से होता है। अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें, इसे आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए, विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र 13.8 में नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है। यह पृष्ठ समतल दर्पण का है और प्रकाश यहाँ पर समांतर रूप से आती है और परावर्तित भी उसी रूप में हो जाती है। अब हम जान लेंगे, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं
उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम बता सकते हैं? कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। बूझो के मन में कुछ सवाल है, चलिए जानते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हो तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती है? चलिए जानते हैं। इसके लिए हम जान लेंगे परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। स्मरण कीजिए, जब पिछली बार आप किसी केश प्रसाधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। जैसा यहाँ आपको इस चित्र में भी दिखाया गया है कि केस काटने के बाद किस प्रकार आपको आपके पीछे के बाल किस प्रकार काटे गए हैं, वो दर्पण में आप सामने के दर्पण से ही देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्या आप बता सकते हैं अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे? जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। पहेली को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते? परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों, बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब हम जान लेंगे बहुप्रतिबिंब के बारे में। क्या आप जानते हैं समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है? यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। 2 समतल दर्पण लीजिए। उन्हें एक दूसरे से समकोण यानी 90 डिग्री बनाते हुए इस प्रकार रखिए कि इनके किनारे आपस में मिले रहें। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आपको इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं? जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री इत्यादि पर जोड़िए। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है। दोनों दर्पण एक दूसरे के सामने हैं, यानी एक दूसरे को देख रहे हैं। जिस प्रकार ऐसे दर्पण जो हमें नाई की दुकान में मिलते हैं, हमारे तरफ यानी हमारे चेहरे की तरफ एक दर्पण होता है और ठीक उसके पीछे एक दर्पण होता है और हमारा अवस्थान ठीक इस प्रकार बीच में चेयर में होता है। क्या अब आप यह स्पष्ट कर सकते हैं
कि केश प्रसाधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति यानी अलग अलग के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहु मूर्तिदर्शी के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। 13.6 कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लीजिए। चित्र 13.12 ए में दर्शाए अनुसार एक प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए और सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के एक दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए, जैसा कि आपको यहाँ इस चित्र में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार आप कैलाइडोस्कोप को बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका कैलाइडोस्कोप तैयार है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वालों कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। अपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। अब हम जान लेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। कक्षा 7 में आपने सीखा कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने यह भी सीखा कि इसमें 7 रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कि सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं, एक और क्रियाकलाप करते हैं। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए। इसे चित्र 13.13 में दर्शाए अनुसार एक कटोरी में रखिए। कटोरी में जल भरिए। इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके। कटोरी की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफ़ेद ना हो तो इस पर सफ़ेद कागज की शीट चिपकाइए। परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म बनाते हैं। यह प्रकाश को इसके रंगों में विभक्त कर देता है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में अध्ययन किया है। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। अब हम जान लेंगे हमारे नेत्रों की संरचना क्या है।
हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसीलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है। यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें यह कैसे होता है। जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख पा रहे हैं, यह मानव नेत्र का चित्र है और इसमें विभिन्न भाग आपको दर्शाए गए हैं। चेतावनी, इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का उपयोग नहीं करें। ऐसा करने से आप अंधे हो सकते हैं। अपने मित्र की आंख में देखिए, पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए। एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए। टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन करें। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी थी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? किस स्थिति में आपको आंख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता, या मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में? आगे बढ़ते हैं बच्चों। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है? स्मरण कीजिए, कक्षा 7 में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा था। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है और इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं दो प्रकार की होती है। जैसे पहले और दूसरे प्रकार की कोशिका क्या है, चलिए जानते हैं। एक कोशिका है शंकु की आकृति के, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, तथा दूसरा शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों या वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप और करेंगे और अंध बिंदु को समझेंगे। किसी कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की शीट को
नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़े रखिए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या गोल चिन्ह शीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है? अब अपना दायां नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस बार क्रॉस अदृश्य हो जाता है? क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है। बच्चों, याद रखिए, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। 1/16 सेकेंड यानी 1 सेकेंड को अगर आप 16 बार अगर आप विभाजित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो उसमें से इतना समय ये हो गया। यह लगभग 1/16 सेकेंड तक यानी सिर्फ इतना देर ही वह रहता है। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति यानी वीडियो की तरह चलती फिरती अनुभव होगी। इसे आपको समझना है। इसके लिए हम एक और क्रियाकलाप 13.10 करते हैं। 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। 13.16 में दर्शाए अनुसार इसमें 2 छिद्र बनाइए। इन दोनों छिद्रों में एक धागा पिरोइए। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा और दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए या इनके चित्र चिपकाइए। मरोड़ कर उसमें ऐंठन डालिए। अब धागे के दोनों सिरे को खींचिए ताकि धागे की ऐंठन खुले व गत्ता तेजी से घूमने लगे। गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है, जैसा आपको यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है? हालांकि एक गत्ते में पक्षी है बना हुआ और दूसरे गत्ते में पिंजरा बना हुआ है, लेकिन तेजी से घुमाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षी इस पिंजरे के अंदर ही मौजूद है। हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकेंड या 16 प्रतिबिंब प्रति सेकेंड की दर से अधिक की दर से परावर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं। यानी 1 सेकेंड में अगर हम 24 प्रतिबिंब की दर से अगर हम देखें, यानी 1 सेकेंड में 24 प्रतिबिंब मान लेते हैं, तुरंत हम देखते हैं 1 सेकेंड में ही इतने सारे प्रतिबिंब को 24 तक को अगर हम प्रतिबिंब या फिर हम 16 प्रतिबिंब 24 प्रतिबिंब प्रति सेकेंड देखते हैं या 16 प्रतिबिंब प्रति सेकेंड देखते हैं, तो वह चित्र हमें वीडियो की तरह प्रतीत होता है। इसे आपको समझना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र
दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टतया देख सकता है आयु के साथ परावर्तित होती रहती है। लेकिन आपको याद रखना है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यानी किसी भी बुक या किसी भी न्यूज़पेपर, अखबार, किताब को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी अपने आँख से उस वस्तु के पेज तक रखनी होगी, तभी आप उस चीज को पढ़ पाएंगे। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों का संशोधन किया जा सकता है। याद रखिए, कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। नेत्रों की देखभाल के बारे में यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि से सामान्य दूरी पर रख कर पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर मत पढ़िए। कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है। इसीलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए उपयुक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा कॉड लिवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम, पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। अब हम जान लेंगे चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी यानी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा
ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, श्रवण साधन, श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके, तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित हैं। चाक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन, जिनमें ब्रेल लेखन, पाटी तथा शलाका सम्मिलित है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों में कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा अन्य साधन सम्मिलित हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं, जिनसे अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। बंद परिपथ टेलीविज़न भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित विपर्यास या कंट्रास्ट तथा प्रदीप्ति के साथ आवर्धित करता है। आजकल श्रवण सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्य यंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक है। प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीनी साधन सम्मिलित है, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीनी साधन चॉकबोर्ड तथा कक्षा प्रदर्शनों को देखने के लिए उपलब्ध है। अब हम जान लेंगे ब्रेल पद्धति क्या है। चाक्षुष विकृतियों युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल, जो स्वयं एक चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति थे, उन्होंने चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा इसे 1821 में प्रकाशित किया। आप लुई ब्रेल का चित्र देख सकते हैं। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्हों का प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु की पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। जैसे उनके लिए सी कुछ इस प्रकार लिखी जाती है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। यानी ये 2 उभरे हुए सी कहलाते हैं और नीचे इस तरह के रेखा सी कहलाते हैं। ए के लिए वे कुछ इस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हैं और टी के लिए इस प्रकार के पैटर्न को, तो हो जाता है कैट। इसी प्रकार एंड के लिए वे इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और कॉमा के लिए इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इससे वे इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। इन पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर, याद रखिए, छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा
उभार दिया जाता है। याद रखिए बच्चों, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों और अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। याद रखिए, कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए हैं। जन्म से पूर्णतः चाक्षुष विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपने संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। श्री लाल आडवाणी जी, जो स्वयं चाक्षुष विकृति युक्त हैं, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हेलेन ए केलर संभवतः सर्व विविध तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त महिला है। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी। अब हम जान लेंगे कि आखिर इस अध्याय में आपने क्या सीखा। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी चिकने, पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। विसरित तथा अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिवर्तन होता है। किसी कोण पर झुके दो दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश कहलाता है, 7 रंगों से मिलकर बना है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग कॉर्निया या स्वच्छमंडल, आइरिस या परितारिका, पुतली, लेंस, रेटिना या दृष्टिपटल तथा दृक् तंत्रिकाएं हैं। सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी ऐप के द्वारा आप अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकते हैं।